ये फोटो है साल 2020 की, जब कराची में बरसात का 89 साला रिकॉर्ड ब्रेक हुआ। इन बारिशों के सबब होने वाली अर्बन फ्लडिंग से 100 से ज्यादा अफराद अपनी जान की बाजी हार गए और शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ। लेकिन 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ और 2021, यहाँ तक कि इस साल भी बारिशों के होने से शहर में अर्बन फ्लडिंग की सी सूरत हाल पैदा हो गई। तो आखिर ये पैटर्न हर साल खुद को क्यों रिपीट करता है और बारिश का पानी समंदर में जाने की बजाय शहर में ही क्यों रुक जाता है? आमतौर पर शहर कराची में एक परसेप्शन पाया जाता है कि नालों पर बनी हुई इंक्रोचमेंट को हटा दो और उसमें से कचरे को निकाल दो तो ये बासानी बारिश के पानी को बहाकर समंदर तक ले जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वक्त के साथ साथ कराची का ड्रेनेज सिस्टम और उसकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। तो वैसे तो दुनिया भर में सीवरेज और ड्रेनेज की लाइंस मुख्तलिफ होती हैं, यानी एक दूसरे से अलग होती हैं, जुदा होती हैं, मगर कराची के केस में ये दोनों एक ही हैं। यानी कराची के नाले ही कराची का सेवरेज भी ले जाकर समंदर में गिराते हैं। अगर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को मैं बयान करूं तो वो कुछ इस तरह होगा कि कराची में दो बड़े नाले हैं, यानी एक लियारी रिवर, दूसरा मलीर रिवर। ये दोनों ही कीर्थर माउंटेन रेंज के नीचे से शुरू होते हैं और तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले के साथ पैरेलल चलते हुए शहर को क्रॉस करके समंदर में जा गिरते हैं। इसके अलावा 64 के करीब छोटे नाले हैं जो अपने रिस्पेक्टिव एरियाज से इनमें शामिल होते हैं और 600 से ज़ायद छोटे ड्रेन्स मौजूद हैं। मगर मसले की बात यह है कि ये सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड की हद तक है, क्योंकि कराची में रियल एस्टेट के बूम के बाद बहुत से नालों को बंद कर दिया गया और उन पर बुलंदोबाला इमारतें बना दी गई। तो हर किस्से की तरह इसकी भी एक तारीख मौजूद है। आज़ादी से पहले कराची की पॉपुलेशन 4.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी और शहर का एक बड़ा ज़बरदस्त ड्रेनेज सिस्टम भी मौजूद था, जो कि अंडरग्राउंड पाइप से होता हुआ सेवेज वाटर को लेके जाता था और एक बायोलॉजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जिसका नाम है गटर बागीचा, जो आज भी मौजूद है, उस तक उसको पहुंचाता था, जहां वो ट्रीट किया जाता था और उसके बाद सब्जियां, फल और फूल उगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। प्लांट तो आज भी मौजूद है, मगर एक ज़माने में ये प्लांट 1000 एकड़ की ज़मीन पर वाक़ था, जो कि आज सिर्फ 450 एकड़ पर महदूद होकर रह गया है, क्योंकि लैंड इंक्रोचमेंट इज़ द मेन बिजनेस इन कराची। तो आज भी ऑपरेट होता है, मगर अपनी कैपेसिटी से बहुत कम। उसके बाद पार्टीशन हो गया और पार्टीशन के बाद कोई 8 लाख माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज़ कराची तशरीफ़ लाए और ज़ाहिर है जैसे कि वो कराची की आबादी से डबल थे, तो ये सेवरेज सिस्टम उनके लिए नाकाफ़ी था। उनको शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर 2 सैटेलाइट टाउन्स में आबाद किया गया, जिसका नाम था लांडी कोरंगी और न्यू कराची। अब ये दोनों सेटलमेंट्स आबाद तो कर दी गई, मगर यहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं था और ज़ाहिर है कोई सेवरेज सिस्टम ना होने की वजह से इन्होंने अपना कचरा और अपना सारा सॉलिड और लिक्विड वेस्ट दोनों ही नालों में डालना शुरू कर दिया, क्योंकि नाले उन्हें बहा कर ले जाते थे इलाके से दूर। तो इस तरह 1960s तक ऑफिशियली कराची के नाले ही फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से उसका सेवरेज और वेस्ट ले जाने का एक तरीका बन चुके थे। अब क्या हुआ कि 1978 में बड़ी तूफ़ानी बारिशें हुई, जिन्होंने नालों के करीब आबादियों को बहा दिया। तो इससे एक नया मसला खड़ा हुआ कि अब नालों के करीब जो घर आबाद थे वो टूट चुके थे और बह चुके थे। तो अब इसको किस तरह रोकें, नालों से आई हुई बाढ़ को कैसे रोका जाए? तो उसके लिए जो गरीब सेटलमेंट्स वहाँ मौजूद थी, उन्होंने ये करना शुरू किया कि हुकूमत से ही जो सॉलिड वेस्ट है वो ख़रीदना शुरू किया और उससे नालों के गिर्द दीवारें बना दी, ताकि जब भी कभी पानी का लेवल ऊपर जाए, बाढ़ आए, तो उनके घर ना बहें। तो ये एक मेक शिफ्ट गरीबाना तरीका तो था, लेकिन सस्टेनेबल नहीं था और नतीजतन इसने ये किया कि जब भी बारिशें होती थी, यही कचरा बहकर रोडों पर चला जाता था और उनको गंदा कर देता था। और ये प्रैक्टिस आज भी जारी है। तो जब भी बारिश होती है, यही सारा वेस्ट बहकर रोडों पर भी आ जाता है। और ये तो चले गरीबाना तरीका था ना, इसको तो छोड़ें। DHA ने भी अपनी ड्रेनेज लाइंस को क्लिफ्टन में ले जाके छोड़ा हुआ है। तो जो पानी DHA का है वो सारा वेस्ट के साथ
क्लिफ्टन में जाता है, अनट्रीटेड समंदर में गिर जाता है। खैर, कचरे की बात आई तो दूसरा मसला ये था कि कराची के अंदर वैसे तो शहर की आबादी बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 2 ही ऑफिशियल वेस्ट डिस्पोजल साइट्स हैं जहाँ पे कचरा ले जाके डंप किया जाता है और लैंड फिलिंग की जाती है। अब वहाँ तक जाने की जहमत भी कोई क्यों करे। होता ये है कि जहाँ से आपने कचरा उठाया इलाके से और ले जाकर उनको नालों के पास डाल दिया, क्योंकि नालों की जब सफाई होती है तो उसके बाद उसका भी सारा सॉलिड वेस्ट निकाल के बाहर डाल दिया जाता है, वहीं सारा कचरा ले जाके डंप कर दिया जाता था। कोरंगी क्रीक इसकी सबसे बेस्ट मिसाल है जहाँ पे मोस्टली आज भी कचरा डंप किया जाता है। अब कहते हैं कि कराची में कचरा भी करोड़ों के दाम बिकता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, हर चीज़ का एक कारोबार है। इसी तरह प्राइवेट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को कहती हैं कि तो उसके बाद वो सारा कचरा वहाँ से उठा के डंप साइट्स तक पहुँचाते ही नहीं है, जिसके बायस ये लोग अपने वर्कर्स को वहाँ छोड़ते हैं और वो उस कचरे में से काम की चीज़ें निकाल के रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज़ को बेच देते हैं। और ये करोड़ों का कारोबार है जो कराची में इस वक्त चल रहा है, जिसको कूड़ा कबाड़ का कारोबार भी कहा जाता है। शहर के एक जाने माने थिंक टैंक अर्बन रिसोर्स सेंटर ने एक स्टडी की थी 2001 में, जिसके बाद उन्होंने बताया कि तकरीबन कराची में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में 40,000 फैमिली से तादाद बढ़कर 1 लाख तक जा पहुंची है। ये 2001 की बात है, इस वक्त हम 2022 में बैठे हुए हैं, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तादाद कहाँ जा पहुंची होगी। अब बात करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी की। इस तमाम मामले में हुकूमत का क्या किरदार है। तो हुकूमत अपना वही हरबा अपनाती है जो वो हर चीज़ में अपनाती है, मुँह बंद कर दो। तो इन नालों का मुँह बंद कर दिया जाता है और इन पर बाज़ार कायम कर दिए जाते हैं, जैसे उर्दू बाज़ार, टायर बाज़ार और मुख्तलिफ कंस्ट्रक्शंस करवा दी जाती हैं, जिसके बायस ना नाले दिखेंगे ना उस पर बात होगी। पोश एरियाज में भी इन नालों के ऊपर की ज़मीन को इंक्रोचमेंट करके इस्तेमाल में ले लिया जाता है। उसके अलावा शहर के सॉलिड वेस्ट को एक और काम के लिए इस्तेमाल किया गया, कोस्टल एरिया से समंदर को पीछे करना और उस ज़मीन को एक्वायर करके उस पर भी घर बना देना। तो शीरी जिना कॉलोनी, सुल्तानाबाद, मच्छर कॉलोनी और DHA फेज़ 8 के भी कुछ एरियाज़ में लैंड फिलिंग में सॉलिड वेस्ट इस्तेमाल हुआ है। और अभी रिसेंटली एक DHA में प्लॉट की जब खुदाई की गई तो उसके नीचे लेयर बाय लेयर प्लास्टिक दफन थी। और जाहिर है जब ये आबादियाँ भी समंदर तक पहुँच चुकी हैं तो जो नाले इनके नीचे से गुजर रहे थे उन पर भी इंक्रोचमेंट हुई है और उनके भी आउटलेट्स को छोटा किया गया है, जिसके बायस ये आगे जाने की बजाय पानी प्रेशर की वजह से पीछे आ जाता है। जैसे महमूदाबाद का नाला जो है वो आकर गिजरी क्रीक एस्चुअरी के अंदर गिरता था, जहाँ पे इस वक्त DHA फेज़ 7 बना हुआ है। दूसरी जानिब माय कोलाची बाईपास और कराची पोर्ट ट्रस्ट ऑफिसर्स हाउसिंग सोसाइटी के बनने की वजह से जो पिचर नाला है वो चाइना क्रीक में जा गिरता था, तो अब उससे प्रेशर की वजह से पानी पीछे आता है और सदर का पूरा इलाका डूब जाता है। उसके अलावा एक मसला ये भी है कि जो शहर के बीच में हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं इनका कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है और ये अपना सारा पानी रोडों पर बहा देते हैं, जिसकी वजह से रोड गंदे होते हैं। यहाँ तक कि रियल एस्टेट से एक और मसला जुड़ा है और वो ये कि जोग्राफिकली जो हिली एरिया होता है उसके साथ ही डिप्रेशन वाक़ होते हैं। डिप्रेशन से मुराद ज़मीन के वो गड्ढे जहाँ पर पानी स्टोर किया जा सकता है या बारिश के हो जाने की वजह से वहाँ पानी जमा हो जाता है। तो नॉर्दर्न बाईपास और सुपर हाईवे के करीब जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन कर दी गई और सादी टाउन इसकी प्राइम एग्जांपल है। वहाँ की तमाम हाउसिंग और प्लॉटिंग जो है वो डिप्रेशन बेस्ड एरिया में हुई हुई है, जिसके बायस आप ये देखते हैं कि जब भी बारिशें ज़्यादा तेज़ होती हैं वहाँ हमेशा पानी भर जाता है। तो अब इस सब का हल क्या है? मुख्तलिफ अदवार में गवर्नमेंट ने, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो या गवर्नमेंट ऑफ सिंध, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए जिनको एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक ने भी सपोर्ट किया, जैसे कि 80s में शुरू किया जाने वाला कराची अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट।
मगर या तो ये प्रोजेक्ट शुरू ही ना हो सके या फिर ये बीच में से ही डिसकंटिन्यू कर दिए गए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। क्योंकि ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें बैंक्स इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो एक बेहतर ROI जनरेट कर सकें, यानी उस पर उनको इंटरेस्ट अच्छा मिल सके, उससे वो कमा सकें। ज़ाहिर है वो जब आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग करा रहे हैं तो उसके बदले उनको कुछ तो चाहिए होगा। तो हम क्योंकि कभी ये वापस कर ही नहीं सकते तो इसलिए ये प्रोजेक्ट्स हमेशा बीच में अधूरे रह जाते हैं। उसके अलावा कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की जब बात हो तो औरंगी पायलट प्रोजेक्ट का नाम अगर ना लिया जाए तो ये ज़्यादती होगी। औरंगी पायलट प्रोजेक्ट रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की बहुत खिदमात हैं औरंगी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए, और उसके अलावा शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पर रिसर्च और ट्रेनिंग्स करवाने के लिए। तो अब इसका हल क्या है? तो दुनिया भर में जितने मेट्रोपोलिस होते हैं जैसे कराची, लंदन, न्यूयॉर्क, मुंबई, इनकी अपनी लोकल सिटी गवर्नमेंट्स होती हैं जहाँ पर शहर के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो फंड्स जनरेट करते हैं और वो फंड उसी शहर पर लगाए जाते हैं। मगर कराची के केस में लोकल गवर्नमेंट तो मौजूद है मगर उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट खा गई। मतलब ऐसी टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं जिसके बाद लोकल गवर्नमेंट का रोल ख़त्म कर दिया जाए ताकि डिसेंट्रलाइजेशन को रोका जाए और एक सूबाई हुकूमत के हाथ में ही सारे इख्तियारात हों। और कराची के केस में जो सूबाई हुकूमत है उसका वोट बैंक ही कराची में नहीं है। फिर उसके अलावा जितनी फंडिंग उनको की जाती है वो कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर लगा देते हैं जिनका वक्ती तौर पे जिनकी नमूदो नुमाइश तो की जा सकती है मगर उनका कोई लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं होता शहर को। इसी वजह से आप देखते हैं कि बहुत से प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया जाता है मगर उसके बाद वो फेल हो जाते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कराची में अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन डिज़ाइन थिंक टैंक्स को बढ़ाया जाए, उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फंडिंग्स की जाए। इस तरह थोड़े थोड़े चेंजेस होंगे बट अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म चेंजेस होंगे और वो आगे जाकर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाने में मदद देंगे। मगर बात फिर वहीं आ जाती है कि ये करने के लिए नीयत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में मुझे अपनी आरा से आगाह करें। उसके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं कि नेपाल में मुसलमानों की 500 साला कदीम तारीख़ क्या रही है और आज उनको क्यों इस्लामोफोबिया का ख़तरा लाहक है तो इस वीडियो पर क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।